हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर की, और मॉडल पेपर के हर एक सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो 12th में एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 2026 में, वो मॉडल पेपर बेस्ड होगा, मॉडल पेपर पर ही बेस्ड होगा। और यदि आप मॉडल पेपर के हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन से जो सवाल रह रहा है, लगभग उसी पैटर्न का सवाल आपको 12th के एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मॉडल पेपर के हर एक सवाल को अच्छी तरह से करेक्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ जैसे मैं एनालाइज करवाऊंगा, आप उसे बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ये देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जो एक ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसे मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को जानना चाहिए। क्या है वो महत्वपूर्ण बात, समझते हैं। आपको 2019 से लेकर के 2024 या 25 तक का आपको टारगेट इंग्लिश क्लासेस यानी टीईसी रवि सर के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे, टीईसी रवि सर, ठीक है। तो वहां पे आपको 2019 से 24 तक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप जितने भी सवाल हैं वो अच्छी तरह से सॉल्यूशंस उसका समझ पाएंगे, और उससे आपको एक सही आइडिया लगेगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हो, बुक के क्वेश्चंस हो, और लगभग प्रीवियस ईयर से सवाल आपके बुक के आएंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जाकर हमारा देखिए। 2019 से आपको 2024 तक का वहां पर क्या मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उसे सॉल्व किया। यदि आप उसे जाकर एक बार देख लेते हैं तो आपको एक सही तरीका समझ आ जाएगा कि सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। खासकर वहां मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। तो आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट पर, हमारे प्लेलिस्ट पर, और बाकी बच्चों को भी वो प्लेलिस्ट शेयर कीजिए जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके, है ना। और इसे आप एक बार जो है प्लेलिस्ट को देखिएगा, और उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करने से फायदा ये होगा। एक बार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियो होगा वो भी, उसका भी आपको नोटिफिकेशंस जोड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं, ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएंगे आज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आज जो पहला सवाल देख लेते हैं। तो ये एक बात जान लीजिए, आप आपके सवाल में जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या दे रखा, तो जान लीजिए। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 100। आपको जो सॉल्व करना है वो कितने सवाल सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चंस। आपको केवल 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 सवाल है, उसमें 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा नहीं। एनी 50, कोई भी 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल, आपको इसमें 60 क्वेश्चन, एक और बात बताता चाहूंगा, इसमें 60 क्वेश्चंस आपको किससे दिए गए हैं, ग्रामर से दिए गए हैं। 60 क्वेश्चंस ग्रामर से हैं, और आपके 40 क्वेश्चंस कहां से रहने वाले हैं, बुक से रहने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। आप इस 100 में से कोई भी 50 बना सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको केवल ग्रामर से ही सवाल बनाना है। आप 100 में से कोई भी 50 सवाल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, यही पैटर्न रहने वाला है आपका। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं क्या है। ये देखिए, सेक्शन ए में आपका सब्जेक्टिव रहता है, और सेक्शन बी में आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और सेक्शन बी में आपका क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव सवाल। तो देखिए सेक्शन ए में क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल आप देख सकते हैं क्या है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर। आप यहां देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। और देखिए इंफॉर्मेशन जब अनकाउंटेबल नाउन है तो सम कहां लगता है, जानते हैं, सेवरल और एनी और मैनी कहां लगता है, तो जान लेते हैं। सम एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों जगह लगता है।
जबकि सेवरल जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, मैनी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और एनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। तो इसका मतलब देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशंस की बात करें तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या ले सकता है, सम। दिव्या ब्राउट सम इंफॉर्मेशन विथ हर, दिव्या ने लाई, क्या लाई, अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन लाई थी। तो ये इसलिए नहीं होगा, सेवरल चूंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, मैनी और एनी भी यूज नहीं करेंगे, मैनी का यूज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल आओ, अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए भाई, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 की बात करें, चिल्ड्रन ऑफन have their way dash throwing tantrums। देखिए यहाँ tantrums का मतलब क्या होगा, tantrums का मतलब होता है बात मनवाना। ठीक है, बात मनवाना, बच्चे जो हैं अपनी बात मनवा लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बाय हो जाएगा, बाय थ्रोइंग tantrums। बाय थ्रोइंग tantrums का मतलब यहाँ दे रखा है, जो बच्चे हैं वो जनरली अपनी बात मनवा लेते हैं, ये सेंस है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, ये देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट, एक कोई सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, एक पुल है, डैश द रिवर, उसे बनाया गया है। तो रिवर के कहां बनाया जाएगा, ऊपर। तो सस्पेंशन ब्रिज को रिवर के ऊपर बनाया गया था, ये हो गया। अगला सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो, यानी स्टूडेंट ने जाने का सोचा, गो टू स्कूल, स्कूल जाने का सोचा, फुट पैदल सोचा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, पैदल चलने में हमेशा क्या लगता है, ऑन फुट लगता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, अच्छा भाई, आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलीज। अब यहाँ पे सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिए। ये आपका देखिए बिफोर हो गया, बिफोर के बाद यहाँ क्या दे रखा है, तो बिफोर के बाद यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है समझते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आपका देखिए यहाँ पर वर्ब 1 या वर्ब 5 दे रखा है। ओके, बात करेंगे यदि यहाँ पर बिफोर के बाद आपका क्या है, वर्ब 1 या वर्ब 5 है, और इससे पहले की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस वर्ब 1 आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, शैल विल प्लस वर्ब 1 आता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम लोग लगाते हैं, देखिए यहां पर 1 और ये रहा आपका 2 और ये क्या हो गया 3। तो आप देखिए बिफोर के बाद क्या दे रखा है, बिफोर के बाद आपका क्या दे रखा है, प्रेजेंट टेंस। तो बिफोर से पहले क्या हो सकता है, यानी इफ के बाद आपका इफ, बिफोर, व्हेन, ये आपके कंडीशनल वर्ड होते हैं। ठीक है, अनटिल, अनलेस, जिसके बाद आप क्या दे सकते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5, और उससे पहले क्या लिख सकते हैं, तो उससे पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी शैल विल प्लस वर्ब 1 का यूज कर सकते हैं। तो बिफोर से पहले आप क्या लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं, है ना। आई शैल रिटर्न, मैं रिटर्न हो जाऊंगा बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलिस। ये हो रहा है सवाल। देखिए सवाल बहुत लॉजिकली आप सॉल्व कीजिए, सवाल आसान है, कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस था, तो इससे आप इजीली कर सकते थे इसे सॉल्व। ठीक है, बिफोर के बाद आपका वर्ब 1 दे रखा था, तो उससे पहले हम लोग क्या लगा सकते थे, शैल विल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ये देखो भाई, सवाल नंबर 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। शबनम हैज ए डैश MBA फ्रॉम हार्वर्ड। अब इस सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर 6 समझो, तो यहाँ पे आर्टिकल का सवाल है। देखिए आर्टिकल कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए MBA है, MBA ए से साउंड ले रहा है, ए कौन सा साउंड लेता है, तो आपको मैं बता दूं वोवेल साउंड के साथ। वोवेल साउंड अपने साथ क्या लेता है, एन। कॉन्सोनेंट साउंड अपने साथ क्या लेता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड अपने साथ क्या लेता है, ए लेता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर MBA में एम लिख रहे हैं, तो एम हम लोग ऐसे लिखते हैं, MBA। इसका मतलब है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ए, ये आपका कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड अपने से पहले क्या लेगा, तो वोवेल साउंड अपने से पहले क्या लेता है, हमेशा एन लेता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुभम हैज एन MBA फ्रॉम हार्वर्ड। ठीक है, ये आओ भाई अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 ये क्या कह रहा है, सीखो। सवाल नंबर 7 देखते हैं।
चूज द डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच में सवाल को बदलना है। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को सवाल को कैसे बदलते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो 2-3 बात, समझिए। सबसे पहला आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, दूसरा आप क्या देखिए, इन्वर्टेड कॉमा देखिए कैसे चेंज होता है, और तीसरा बात क्या नोटिस करना है आपको, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें नोटिस करने लायक है वो क्या है समझ लीजिए। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो इस सवाल का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेमेड है। चलो भाई ठीक है, सेड एक्सक्लेमेड इससे नहीं बन पा रहा। इन्वर्टेड कॉमा क्या है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका जो सेंटेंस दे रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से बन जाएगा। आइए देखते हैं सवाल का हेल्पिंग वर्ब क्या है। हैड है सवाल का हेल्पिंग वर्ब, और आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका हैज या हैव होता है ये किस में चेंज हो जाता है, हैड में। तो भाई ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसे आपको चेंज किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में। तो आप मुझे बताइए जब डायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो हैड किस में चेंज होगा, हैज या हैव। तो कौन से ऑप्शंस में हैज या हैव है ये बताइए, हैज या हैव कौन से ऑप्शंस में है। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या था, हैज या हैव। हैज या हैव किस में चेंज होता है, हैड में। तो आप मुझे बताइए हैड का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड जो चेंज होगा वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस में चेंज होगा, हैज में, यानी हैड किस में चेंज होगा, हैज में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इन्वर्टेड कॉमा याद रखिए और आपको रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना है और रिपोर्टिंग स्पीच याद रखना है, इसी से आप सवाल को बना सकते हैं बहुत कम समय में। चलिए ये सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। आओ भाई सवाल नंबर 8 देखें। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश फ्रेंच फॉर 5 years। तो जैसा कि मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूं, इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है जानिए। तो बाय के बाद नेक्स्ट लिखा हो और नेक्स्ट के बाद कोई भी टाइमिंग वर्ड लिखा हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 लगता है। उसके साथ क्या लगता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। तो मुझे एक बात बताइए, बाय नेक्स्ट टाइमिंग वर्ड, बाय नेक्स्ट और टाइमिंग वर्ड, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल विल हैव प्लस वर्ब 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिए। सी डैश गो टू मार्केट टुमारो। देखिए इसमें एक फ्यूचर टाइमिंग वर्ड है टुमारो। टुमारो अपना फ्यूचर टाइमिंग वर्ड है, तो फ्यूचर टेंस क्या लेगा, तो फ्यूचर टेंस क्या लेगा अपने साथ, शैल विल प्लस वर्ब 1, यानी सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, यानी कल वह कल बाजार जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 10 देखते हैं, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे देखिए ज्यूरी किसे कहा गया, इस बात को समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ जज, ए ग्रुप ऑफ जज, जज के एक समूह को क्या कहते हैं, तो जज के एक पूरे ग्रुप को ही क्या कहा गया है, यहाँ ज्यूरी कहा गया है, ठीक है। जज के एक ग्रुप को ही ज्यूरी कहा गया है। तो इसे आप सिंगुलर नाउन भी मान सकते हैं और प्लूरल नाउन भी मान सकते हैं। कैसे समझिए, जूरी, ठीक है, जूरी एक वर्ड है, एक वर्ड है गवर्नमेंट, एक वर्ड है आपका बोर्ड, एक है स्टाफ, ठीक है, एक है काउंसिल, ठीक है, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, इन्हें आप सिंगुलर और प्लूरल भी मान सकते हैं। जब इनके साथ आपका देयर दिया हो तो देयर यहां पर किसको बताएगा, प्लूरल को बताएगा, ठीक है। तो वर्ब भी क्या लाएगा इसमें, प्लूरल। लेकिन जब यहां पर आपका इट्स दिया रहता, इट्स, तो उसमें कौन सा वर्ब लगता, सिंगुलर। जब आपका देयर लिखा रहेगा सेंटेंस में तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल। क्यों लगेगा सर, समझाइए इस बात को, समझो। जब इट्स आपका रहेगा तो ये सिंगुलर को बताता है, और देयर जब रहेगा तो ये किसे बताएगा, प्लूरल को। तो जब आपका इट्स रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब आपका देयर रहेगा तो प्लूरल। मुझे बताइए सवाल में देयर रखा है, इसका मतलब जब देयर है तो ये एक से अधिक लोगों की बात कर रहा है। ज्यूरी को डिवाइड किया गया उनके ओपिनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करेंगे, वेयर, ठीक है। बाकी सभी देखिए आप सिंगुलर वर्ब है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ देखो, दे से दैट दे डैश गोइंग टू द ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ।
अब इस सवाल के ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ देखिए द फॉलोइंग मंथ की बात कर रहा है, यानी आने वाले महीनों की बात कर रहा है, यानी भविष्य वाले टाइमिंग वर्ड की बात कर रहा है, फ्यूचर टाइमिंग वर्ड। तो आप मुझे बताइए फ्यूचर टाइमिंग वर्ड में क्या लगा सकते हैं हम लोग। तो फ्यूचर टेंस में क्या क्या लग सकता है, तो जान लेते हैं। फ्यूचर टेंस में आपका क्या क्या लगता है, शैल विल प्लस वर्ब वन लग सकता है, ठीक है भाई, शैल विल प्लस वर्ब वन लग सकता है। और क्या लग सकता है, और लग सकता है आपका इज आर एम प्लस वर्ब फोर, इज आर एम प्लस वर्ब फोर। तो यहाँ देखते हैं दे है, तो क्या यहाँ शैल विल प्लस वर्ब वन है, नहीं है। क्या यहाँ पर शैल विल प्लस वर्ब वन है, नहीं है ऑप्शन में। लेकिन एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ इज आर एम है, तो राइट आंसर क्या होगा, दे के साथ आर, और आर के साथ आगे देखिए वर्ब फोर दिया भी है ना। तो दे से दैट दे आर गोइंग टू ट्रेवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फॉलोइंग मंथ यहाँ पर फ्यूचर टाइमिंग वर्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आओ, ये देखो भाई सवाल नंबर 12, ये क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 देखिए। The vines were dash the garden through the broken fence। देखिए ब्रोकन फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस मतलब घेरा होता है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, यानी टूटा हुआ कोई घेरा है, उसके अंदर से कोई मतलब कोई जो वाइन्स क्रीपर हो ना, वाइन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, यानी टूटे हुए जो फेंस है उससे प्रवेश कर रहे हैं वाइन्स, है ना, लतरने वाले पौधे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रीपिंग इनटू द वाइन्स वेयर क्रीपिंग इनटू द गार्डन, यानी गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, यानी टूटे हुए ब्रोकन फेंस से क्या हो रहा है, वाइन्स क्रीपर जो लतरने वाले पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं गार्डन में, ये सवाल है। और क्रीपिंग इनटू इसलिए लगा चूंकि यहाँ पे बात हो रही है एक तरह से मोशंस की बात हो रही है, तो मोशंस में जनरली इनटू लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस सवाल को देखो भाई, सवाल नंबर 13, ध्यान दो। द डॉग स्टक आउट डैश टंग, यानी डॉग ने अपने जीभ को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखिए पोजेशंस क्या होगा, तो जब भाई डॉग है यहाँ एनिमल है, तो पोजेशंस केस में क्या आप यूज कर सकते हैं, इट्स दे सकते हैं, द डॉग स्टक आउट इट्स टंग। अच्छा यहाँ हिज कब होता, जब सब्जेक्ट के रूप में ही रहता, हर कब होता, जब सब्जेक्ट के रूप में सी रहता, और ये देखिए हर्ष कब होता, तो यहाँ भाई हर्ष तब होता जब आप वहां पर आप एक तरह से कह सकते थे कुछ, जैसे आप कह सकते हैं दिस बुक इज हर्ष, यानी यह किताब उसकी है, तो यहाँ हर्ष का यूज जो है एज ए लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो भाई नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं, सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, रचना हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, रचना न्यूयॉर्क में रह रही है, कब से रह रही है रचना, 2005 से रह रही है, तो ये एक फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है, निश्चित टाइम में क्या लगाते हैं, सिंस। नेक्स्ट सवाल आओ, हर्षिता लुक्स एग्जॉटेड, हर्षिता जो है वो एग्जॉटेड दिखती है, मतलब थकी हुई दिखती है, से डैश बी सिक, तो वह क्या हो जाएगी, अवश्य बीमार हो जाएगी, है ना। देखिए इसमें माइट भी हो सकता है कि वह माइट तब होता है जब पास्ट की बात हो, तो यहाँ पास्ट की बात नहीं है, प्रेजेंट टेंस है लुक्स, इसलिए क्या लिखेंगे, हर्षिता लुक्स एग्जॉटेड, हर्षिता जो है काफी थकी हुई दिखती है ना, इसलिए सी मस्ट बी सिक, इसलिए वह क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी या बीमार होगी, है ना, ये सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देखो भाई सवाल नंबर 16, ये क्या कह रहा है, रंजीत डैश एप्लोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, रंजीत जो है वो अपनी गलतियों के लिए एप्लोजाइज करता है, माफी मांगता है, तो रंजीत जो है वो अपनी गलती के लिए क्या करेगा, उसे माफी मांगना चाहिए। आउट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए, और ये कहाँ लगता है भाई, तो ये लगता है एडवाइस वगैरह में, इसलिए क्या होगा, आउट टू। अब शुड भी लगा सकते थे यदि आपके ऑप्शन में शुड होता तो। ये देखो सवाल नंबर 17, ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनना है, सही शब्द इसमें क्या है बताइए, सही शब्द इसमें क्या है बताइए, तो सही शब्द है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनसॉल्युबल, यानी सॉल्युबल का मतलब जो घुल जाए आसानी से, घुलनशील, इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील, जो आसानी से ना घुल सके। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये देखो सवाल नंबर 18, ये देखिए, द पुलिस कॉच द थिप, द पुलिस कॉच द थिप, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जैसा कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये एक्टिव से पेशिव है। देखिए कई बार अब ना एग्जामिनर कई बार क्या करता है, यहाँ लिखता नहीं है कि आपको कौन से चैप्टर से सवाल दिया है, केवल चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखेगा, लेकिन आप पढ़े हैं तो आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से सवाल है। तो देखिए यहाँ पर, और ये वॉइस का सवाल है, तो वॉइस का सवाल कैसे सॉल्व होगा, आप ही मुझे बताइए, वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक्टिव से पेशिव,
वॉइस के क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव कर सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे। डायरेक्ट बस दो चीज देखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसी को चेक करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या। तो इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है? वर्ब टू। तो आप मुझे बताइए वर्ब टू किस में चेंज होता है? तो वर्ब टू किस में चेंज हो जाएगा? वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन से ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताइए। तो वर्ब टू है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। आओ भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कहता है समझते हैं। डोंट टच दी हॉट स्टोव वार्न माय मदर। अब इस सवाल में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिपोर्टेड स्पीच को घेरा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आरएस रिपोर्टेड स्पीच। ये जो आप देख पा रहे हैं वार्न, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये देखिए क्या सवाल क्या कह रहा है, मेरी माँ ने क्या किया है, यहाँ वार्न किया है। ठीक है भाई, मतलब वार्न किया है, सावधान किया है, ये चेताया, ये सेंस है। डोंट देखिए किस में बदलता है, ये डायरेक्ट स्पीच का सवाल है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपका डोंट रहेगा तो वो किस में बदल जाता है? वो नॉट टू में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नॉट टू में। तो देखिए नॉट टू कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस इज ए निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। और निगेटिव इंपेरेटिव में क्या होता है, डोंट जो है वो नॉट टू में बदल जाता है। आप इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते थे। यदि आपको नॉट टू नहीं देना है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड लिखिए, तो आपको यहाँ पे टू देने की जरूरत नहीं होती, सॉरी नॉट देने की जरूरत नहीं होती, केवल टू देना पड़ता। तो इस तरह से फॉरवर्ड करके भी ये सवाल बनाया जा सकता था रिपोर्टिंग वर्ब में। चलो भाई अगला सवाल, ये देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20। सी स्टडीड वेल सी फेल्ड एग्जाम। उसने अच्छे से अध्ययन किया, वो फेल्ड हो गई एग्जाम में, फेल कर गई एग्जाम में। तो इस सवाल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिकॉज, सो, बट, एंड, इससे क्या किया है, दो अलग अलग वाक्य को कनेक्ट किया, जोड़ा। तो आप मुझे बताइए यहां पर भी दो सवाल को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया क्योंकि वह फेल हो गई। चलो भाई ऐसा नहीं बोल सकते लैंग्वेज में। उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया इसलिए वो फैल गई, ये भी नहीं बोल सकते। उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया फिर भी वो क्या, लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई। हाँ ये बोल सकते हैं कि उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो बट का यूज कहाँ करते हैं? तो बट का यूज करते हैं विरोधाभासी, है ना। विरोधाभासी वाले सेंटेंस में सो कहाँ लगता है, रिजल्ट में लगता है। बिकॉज कहाँ लगता है, जहां पे रीजंस की बात होती है वहां पे बिकॉज का सेंस होता है। एंड जो है वो सिमिलैरिटी में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 20 देखो लो भाई। सवाल नंबर 20 की बात करें तो क्या कहता है, देखो ये रहा सवाल नंबर 20। द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस। देखिए मीन्स कह रहा है, मतलब यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है और उसका अर्थ पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस, बो का मतलब होता है सिर झुकाना, यानी परफॉर्मेंस के बाद किसी के सामने आप अपना सिर झुकाते हैं। इसका मतलब आप उसके परफॉर्मेंस की क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो सिर झुकाकर किसी के परफॉर्मेंस को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सिर झुका करके एक तरह से आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज ए इडियम्स, ये एक इडियम्स था। ओके, नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 22। ये देखो भाई क्या कह रहा है, सी सेड दैट सी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन सी वाज यंग। देखिए वॉज यहाँ कौन से टेंस को बताएगा, पास्ट टेंस। तो आप मुझे बताइए पास्ट टेंस में मे आता है, कैन आता है, नहीं आता है। चलो भाई ये दोनों आता है। तो उसने कहा कि वह स्पीक, मतलब वह फ्रेंच बोल सकती थी। तो भाई एबिलिटी में क्या लगता है, तो पास्ट एबिलिटी में क्या लगता है, दिस इज पास्ट एबिलिटी। तो पास्ट एबिलिटी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं। ये देखो भाई पास्ट एबिलिटी की यहाँ बात कर रहा है, तो पास्ट एबिलिटी में क्या लगता है, कुड लगता है। राइट आंसर इज कुड। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं सी कैन स्पीक, वह बोल सकती है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। उसी तरह ये प्रेजेंट में हुआ कैन, है ना। जब आप फिजिकल एबिलिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी में हम लोग क्या लगाते हैं, कैन। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए कैन का पास्ट टेंस आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर कुड देखेंगे। यानी सी कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकती है, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन यहाँ वॉज दे दिया, जब वह यंग थी, वॉज दे दिया, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो यहां पर कैन का पास्ट टेंस क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ, इस सवाल को देखते हैं, ध्यान दो।
इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मीट विथ एन एक्सीडेंट। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये पास्ट सेंटेंस का एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें व्यक्ति क्या कर रहा होता है, पास्ट इमेजिनेशंस की बात कर रहा होता है। सवाल समझिएगा जरा, इफ के बाद हैड प्लस वर्ब 3 होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें दिया क्या क्या हुआ ये नोटिस करिए, इसमें दिया हुआ क्या क्या है, इफ दिया हुआ है 1, ये रहा आपका 2 और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा 3। तो इफ दे दिया है और क्या दे दिया है, वुड हैव प्लस वर्ब 3 भी दे दिया था। ये देखिए वुड हैव प्लस वर्ब 3, चूंकि सवाल निगेटिव में इसलिए नॉट भी दिया। तो आपका कौन कौन सा दे दिया, देखो यहाँ कौन कौन सा स्ट्रक्चर के अनुसार आपका दे दिया। तो स्ट्रक्चर के अनुसार ये दे दिया आपका वुड हैव प्लस वर्ब 3, यानी तीसरा दे दिया, पहला और तीसरा दे रखा है। तो पहला और तीसरा दिया हुआ है, तो बच कौन सा क्या, बीच वाला। तो क्या बढ़ाएगा भाई बीच में, तो बीच में बढ़ाएगा हैड प्लस वर्ब 3, हैड बीन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और भाई अगला सवाल देखते हैं, है ना। और इसका हिंदी समझते हैं, इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल, यदि वो और मतलब ज्यादा केयरफुल रहा होता, he would not have met with an accident, तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ये सवाल कह रहा है, पास्ट इमेजिनेशंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट सवाल आओ, चूज द करेक्टली ऑर्डरली सेंटेंस, यानी ऑर्डर्ड सेंटेंस, यानी सही ऑर्डर में देखना है। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ ऑफेन। ऑफेन एक रेगुलर रूटीन एक्शंस को बताने वाला वर्ड है। तो देखिए ऑफेन आ जाए आपके सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में मान लीजिए एवरीडे आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऑफेन आ जाए, सेल्डम आ जाए, समटाइम्स आ जाए, समटाइम्स आ जाए। तो इनके साथ क्या लगता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, आता है। तो आप मुझे बताइए ऑफेन को कहाँ लोग लिखते, तो दे के सब्जेक्ट के तुरंत बाद, है ना। ऑफेन को लोग कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, यानी दे ऑफेन प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, ये होगा। ठीक है, वे लोग प्रायः कहाँ जाते हैं, वीकेंड्स पर फुटबॉल खेलते हैं। वे लोग प्रायः वीकेंड्स पर क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऑफेन हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। और इसी तरह सेल्डम और समटाइम्स भी आ सकता है, सेल्डम और समटाइम्स को भी आप कहाँ रखेंगे, मेन वर्ब से पहले रखेंगे। जैसे ही सेल्डम कम्स हियर, वह कभी कभार यहाँ आता है। ऐसे इसी तरह आप बोलते हैं सेल्डम कम्स हियर, यानी कम मेन वर्ब है उससे पहले आप सेल्डम लगाते हैं। तो उसी तरह यहाँ मेन वर्ब से पहले ऑफेन हो गया। और ये सारे के सारे वर्ब किस में आते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड एडवर्ब में आते हैं। एडवर्ब में भी कौन से टाइप में आते हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला ये वर्ड था सभी। नेक्स्ट सवाल आओ, ये देखते हैं सवाल नंबर 25। अरुण साव डैश आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। तो चलो भाई, आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होती है, आकृतियां होती है ना, इसका मतलब आकृतियां, आर्टिफैक्ट्स का मतलब आकृतियां होता है। तो आप मुझे बताइए, अरुण ने देखा म्यूजियम, म्यूजियम में यानी म्यूजियम में क्या देखा, तो बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स। क्या आर्टिफैक्ट्स को काउंट कर सकते हैं जी, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, दिस इज काउंटेबल नाउन। तो आप मुझे बताइए काउंटेबल नाउन में क्या लेगा, तो काउंटेबल नाउन में क्या लेगा आपका, मैनी लेगा। ठीक है, बाकी सब ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन में लगता है, ए लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन में लगता है, मैनी किस में लग सकता है, काउंटेबल नाउन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरुण साव मैनी आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर 26। क्या कह रहा है, द कपल्स स्टेड इन केरला डैश 2 वीक्स। देखिए 2 दे रखा और प्रपोजिशंस जब भी आपका नंबर रहे, है ना, तो इसमें क्या लगाता है, यहाँ फॉर लगता है। ये एक इंडेफिनिट टाइम्स को बताता है। नेक्स्ट सवाल आओ, चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का समान अर्थ क्या होगा, तो मुझे बताइए इंटरेस्टिंग का समान अर्थ क्या होगा, फैसिनेटिंग। ठीक है, आकर्षित, यानी इंटरेस्टिंग का मतलब कोई चीज आपको बहुत आकर्षित लग रहा है, और फैसिनेटिंग का मतलब भी आकर्षित। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, बोरिंग का मतलब उबाऊ होता है, फनी ये तो यहाँ पर कहीं से भी सुटेबल नहीं है भाई। अगला सवाल आते हैं, ये सवाल दे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है, और स्ट्राइफ का मतलब भी क्या हो जाएगा, विवाद। तो इसका सिनोनिम्स बताना था। एकॉर्ड सहमति, हार्मोनी मतलब मेल मिलाप, और कंसेंसस का मतलब यहाँ पर कंसेंसस का मतलब सहमति का सेंस हो रहा है, यहाँ पर सामंजस्य का सेंस हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, एंटोनिज्म। एंटोनिज्म, एसेंड का उल्टा क्या होगा, तो एसेंड का उल्टा क्या होगा, डिसेंड, है ना। बचपन में आप पढ़ते होंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, वही है भाई। नेक्स्ट
इस सवाल को समझिए। रैपिड का उल्टा, रैपिड का उल्टा एंटो क्या होगा? तो रैपिड का एंटो क्या होगा बताइए? तो रैपिड का मतलब होता है तेजी से, तो स्विफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? आराम से। स्लजिश का मतलब सुस्त होता है, फुलिश का मतलब मूर्ख होता है, और हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 31। ये देखिए आपका क्या कह रहा है, फ्रैंक का उल्टा बताना है, फ्रैंक का एंटोनिज्म बताना है। देखिए फ्रैंक मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, और रिजर्व का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला या मितभाषी। तो रिजर्व हो जाएगा, फ्रैंक का उल्टा रिजर्व होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रेक द आइस। ये देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ये एक इडियम्स है। इसका मीन्स अर्थ बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन यानी बातचीत शुरू करना, है ना। अब इस सवाल को देखिए, एलिना इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एलिना एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो आप मुझे बताइए यूनिवर्सिटी को आप कैसे उच्चारण करते हैं? यॉ से। और आप मुझे बताइए यहाँ पे जो ए आता है वो किस में लगता है? वोवेल साउंड में लगता है एन, और ए किस में लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में। तो यहाँ देखिए कौन सा साउंड ले रहा है? तो यहाँ पर यॉ जो है वो कौन सा साउंड हो गया आपका? यॉ जो है वो कौन सा साउंड हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के आप साथ क्या लगाते हैं? ए। नेक्स्ट सवाल आओ, शिक्षा आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर बुक। इस सवाल को, ये है आपका इनडायरेक्ट में, और इसे चेंज किस में करना है? डायरेक्ट स्पीच में। आइए चेंज कर लेते हैं। ये देखिए सवाल में हेल्पिंग वर्ड देखिए क्या है? हैड है। तो आप नरेशंस में जानिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में एक बात, कि हैज हैव किस में चेंज होता है? हैड में। तो इसका मतलब ये है हैड में, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में हैड है, तो डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या चाहिए? हैज हैव। कौन से ऑप्शंस में हैज हैव है ना? कौन से ऑप्शंस में हैज हैव है? एक और बात, जो आपका डिड होता है ना, डिड भी किस में चेंज होता है? हैड प्लस वर्ब 3 में। और यहां भी हैड प्लस वर्ब 3 दे रखा, तो डिड भी हो सकता है और हैज हैव भी हो सकता है। तो आइए चेक आउट कर ले। तो हैड का हैज हैव, देखिए हैव तो दिया है, डिड भी है, सब में है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये तो कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा आस्क्ड, हैड का हैड ही दे रखा है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। हैड का हैव हो सकता था, लेकिन लास्ट में यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा समझते हैं। हैव यू सीन द बुक, है ना। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो करेक्ट आंसर डिड यू सीन माय बुक होगा, क्योंकि इसमें पोजेशन केस नहीं है माय, इसमें माय पोजेशन केस नहीं दिया हुआ है ना। जबकि सवाल में यहाँ हर पोजेशन केस भी दे रखा, इसलिए इसमें ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिड यू सी माय बुक, ठीक है। और डिड किस में चेंज होता है? हैड प्लस वर्ब 3 में, और माय यहाँ किस में बदल रहा है? हर में बदल रहा है। चलिए अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 35। द पैसेंजर डैश वेट इन द लॉन्ग फॉर आवर्स, ये सवाल है। तो देखिए यहाँ फॉर के बाद इनडेफिनिट टाइम है, फॉर के बाद इनडेफिनिट टाइम हो, समझते हैं बात को। सिंस या फॉर के बाद आपका, जब फॉर के बाद जनरली कौन सा टाइमिंग वर्ड देता है? इनडेफिनिट टाइमिंग वर्ड देता है, इनडेफिनिट टाइमिंग वर्ड देता है। तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं? हैज या हैव बीन या हैड बीन प्लस वर्ब 4। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा वर्ब दे रखा, आ जाओ भाई। तो आइए देखते हैं, फॉर के बाद इनडेफिनिट टाइम, तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 36। ये देखते हैं, He said that he dashed to park previous day। देखिए प्रीवियस डे किसको बताता है? तो लास्ट एगो प्रीवियस पास्ट, लास्ट एगो प्रीवियस पास्ट में कौन सा वर्ब लगता है? तो इसमें हमेशा वर्ब टू लगता है। तो कहाँ पे है वर्ब टू भाई? तो वर्ब टू लगता है, या पास्ट टेंस वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप दे सकते हैं। तो पास्ट टेंस वाला वर्ब देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ही सेड। चूंकि आधा सवाल देखिए पास्ट टेंस में है, सेड वर्ब टू, तो सेकंड हाफ भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। सेकंड हाफ भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो उसने कहा कि ही हैड गॉन टू द पार्क द प्रीवियस डे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहां देखो, इस सवाल को समझते हैं। ये देखिए आपका यहां पर जैसे व्हेन हो गया, इफ हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी कंडीशनल्स वर्ड आ सकते हैं, बिफोर हो गया,
ये सभी कंडीशनल वर्ड है। इसके बाद हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा हमेशा शैल विल प्लस वर्ब 1, इससे पहले हमेशा आएगा शैल विल प्लस वर्ब 1। तो ये हो गया आपके कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये 1 नंबर, ये रहा आपका सेकंड नंबर और ये हो गया थर्ड। तो आइए समझते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका विल दे रखा है, कौन सा भाई, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। रिच वर्ब 1 भी दिया हुआ है, यानी फर्स्ट दे रखा है विल और रिच वर्ब 1 ये भी दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। तो बच कौन सा गया, बच गया आपका बीच वाला। तो भाई बीच वाला कंडीशनल वर्ड देखते हैं कौन सा फिट हो सकता है। आई विल कॉल यू डैश आई रीच यू, तो व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचता हूं या पहुंचूंगा। ये सवाल है। चलो चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। आइए देखते हैं सही सेंटेंस इसमें कौन सा हो जाएगा। द लायन आर, देखिए लायन एक सिंगुलर नाउन है और वर्ब प्लूरल हो गया, ये गलत हो गया। लायन रोअर्ड लाउडली इन द फॉरेस्ट, ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। द लायन इज रोअर्ड, यहाँ इज के साथ वर्ब 3 दे दिया। चलो द लायन रोअर्स, यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होता, तो इसमें वर्ब 5 लगता है, इसलिए ये गलत है, यहाँ वर्ब 1 दे रखा है। द लायन इज रोअर्ड, द लायन रोअर्ड लाउडली इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी लायन जो है वो फॉरेस्ट में बड़ा लाउडली दहाड़ा, लाउडली दहाड़ा, ये सेंस है, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया या दहाड़ा था, ये सेंस है। तो देखिए यहाँ ये नहीं हो सकता, इज आर एम प्लस वर्ब 3 का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है। यदि आप लैंग्वेज से करें तो सही आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो अगला सवाल 39 क्या कह रहा है, देखिए 39, गरिमा इज इंटरेस्टेड डैश बाइंग ए न्यू लैपटॉप। अब यहां देखिए इंटरेस्टेड जो आप देख पा रहे हैं, ये फिक्स प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, तो ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा क्या लेता है, इन लेता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभिषेक रैन फास्ट डैश द पेवमेंट, यानी अभिषेक जो है तेजी से दौड़ा पेवमेंट पर, फुटपाथ पर। तो भाई सरफेस टच, जब टच ऑन दी सरफेस की बात करेंगे तो क्या लगता है, ऑन, यानी अभिषेक जो है दौड़ा पेवमेंट पर, कैसे दौड़ा भाई, तेजी से दौड़ा, ऑन होगा। 41 देखिए, यू डैश नॉट एड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू सूप। अब यहां देखते हैं ये मॉडल वर्ब का सवाल है, ऑप्शन से देखिए तो मॉडल वर्ब में कौन सा सूट करेगा, माइट नॉट, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट एड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप, ये होगा। आओ भाई नेक्स्ट सवाल, ये क्या कह रहा है, वी डैश हेल्प दोज इन नीड, यानी हमें जो है वो मदद करना चाहिए जिन्हें क्या हो, जिन लोगों को जरूरत हो, है ना, हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही है, जनरल एडवाइस, इसलिए क्या लगेगा, शुड। ये देखिए क्या कह रहा है, स्मॉल का सिनोनिम्स कह रहा है, बताओ स्मॉल का सिनोनिम्स। तो भाई स्मॉल मतलब छोटा, तो ट्राइवियल का मतलब भी क्या होता है, छोटा, मामूली या तुच्छ, और स्मॉल का मतलब भी मामूली या छोटा का सेंस है। नेक्स्ट सवाल आओ, ये ग्रॉस, इनॉर्मस, वाइटल नहीं होगा इसका आंसर। ये देखिए कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैद, उसका एंटो बताना, लिबर्टी हो जाएगा, आजाद। कैप्टिविटी का मतलब कैद और लिबर्टी का मतलब आजाद। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कभी कभार, और रेयरली का मतलब भी क्या होता है, तो रेयरली का मतलब भी क्या हो जाता है, कभी कभार। ये इडियम्स था, ठीक है, रेयरली का मतलब भी कभी कभार। ये सवाल देखिए, द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय डॉस्टोयेव्स्की, ये सवाल है, डॉस्टोयेव्स्की, ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस सवाल में ये आपका वॉइस का सवाल है, तो एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे सॉल्व होता है, तो वाज वेड कहां से आया भाई, तो जान लेते हैं, वर्ब 2 और डिड का क्या होता है, वाज वेड प्लस वर्ब 3। वर्ब 2 और डिड का क्या होता है, वाज वेड प्लस वर्ब 3। तो आप मुझे बताइए वाज वेड प्लस वर्ब 3 का उल्टा क्या होगा, एक्टिव में चेंज करना, वर्ब 2 या डिड। तो कौन से ऑप्शंस में वर्ब 2 है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ब 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान सवाल था, आप बहुत कम समय में बना सकते हैं वॉइस के सवाल को, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से, है ना। केवल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ढूंढिए और जानिए रूल्स को कि वर्ब 1 किस में चेंज होता है, वर्ब 2 किस में चेंज होता है, वर्ब 4 किस में चेंज होता है, और उसके हिसाब से सवाल बनाइए। बहुत कम लिमिटेड टाइम में सवाल सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर 47। द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो।
चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अभी मैंने क्या कहा, एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, विल, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, Alas, our team has lost the match, they said। अब ये सवाल क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच में चलते तो एलास जो है वो सॉरो को दिखाता है, दुख को दिखाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दुख की बात, ये देखिए एक्सक्लेमेट विथ सॉरो, एक्सक्लेमेट विथ सॉरो, इसमें भी एक्सक्लेमेट विथ सॉरो। ऑप्शन सी और डी कैंसिल कर दीजिए। और जो हैज हैव है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हैज हैव है, इसके पहले भी कुछ सवाल आए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, हैज या हैव किस में बदलता है, हैड में। तो आ जाइए, हैज या हैड इसमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है हैड, ए में हैड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, Which of the following sentence has the correct word order? यानी कौन सा सवाल इसमें सही करेक्ट ऑर्डर में है, मतलब क्रम में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, आई वेंट टू यस्टरडे, टाइमिंग वर्ड बीच में नहीं होता है, यहाँ पे टाइमिंग वर्ड लास्ट में है, ठीक है, बट शुरुआत वर्ब से नहीं करेंगे। यहाँ टू से शुरू कर दिया और ठीक है, टू से सेंटेंस शुरू किया, टू द स्टोर, ये भी गलत है। टाइमिंग वर्ड शुरू में होता है, यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, कल मैं स्टोर गया था, ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है, सही क्रम में लिखा हुआ है वह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 50 नंबर, पॉलिटिशियंस साइडम टॉक सिंस डैश टेलीविजन। यानी पॉलिटिशियंस लोग कहाँ बातचीत करते हैं भाई, ऑन टेलीविजन बातचीत करते हैं, है ना, ये सेंस है, कभी कभार सेल्डम टॉक्स। ये देखो अनन्या हिड, हिड हर टॉयज डैश द टेबल, हिड का मतलब क्या होता है, छिपाना। तो अनन्या ने अपने टॉय को छिपा दिया, कहाँ छिपा दिया, टेबल के अंडर, टेबल के नीचे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 52, The online English class was scheduled dash 10 AM। देखिए ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम में आप क्या लगाएंगे, 10 AM एक शेड्यूल टाइम दे दिया है, तो फिक्स टाइम में क्या लगता है, एट 10 AM, मतलब कोई ऑनलाइन क्लासेस था उसे शेड्यूल किया गया था कितने बजे, 10 AM में। ये देखो सवाल नंबर 53, वन डैश नॉट स्पिट इन पब्लिक स्पेसेस। प्रत्येक को पब्लिक स्पेस में नहीं थूकना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं थूकना चाहिए, स्पेस का सेंस वही है प्लेस से। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मना करने में क्या लगता है, मस्ट नॉट, है ना, वन मस्ट नॉट स्पीट इन पब्लिक स्पेसेस। यानी यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं आप, मना कर रहा है, या एक प्रकार से है ना व्यक्ति सलाह भी दे रहा है कि वन मस्ट नॉट स्पीट इन पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप ये देखो, एबंडेंस का सिनोनिम्स, एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, और प्रचुरता या अत्यधिक। तो प्लेंटी मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक। स्कार्सिटी का मतलब कमी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, और कॉर्टिशी का मतलब क्या हो जाए, तो कॉर्टिशी का यहाँ कोई मीनिंग नहीं ले रहा है। राइट आंसर क्या होगा भाई, प्लेंटी ही होगा ना, क्योंकि एबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुरता या अत्यधिक, अत्यधिक, और प्लेंटी का मतलब भी प्रचुरता या अत्यधिक की बात कर रहा है ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग को चुनिए, सही स्पेलिंग को चुनिए। ओकेजन का सही स्पेलिंग क्या होगा, ये डबल सी और सिंगल एस, ऑप्शन नंबर सी, ओकेजन, अवसर। ये सवाल आओ, सवाल नंबर 56, वॉज द मूवी वॉच्ड बाय अक्षरा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सवाल को चुनना। ये देखिए एक्टिव से पेसिव वॉइस, वॉज वर्ड किसमें चेंज होता है, डिड का वॉज वर्ड होता है। तो डिड कहाँ कहाँ है, बी और सी को इनकरेक्ट कर दीजिए, डिड इसमें है और इसमें भी है। तो डिड के साथ वर्ब वन लगता है जी, बिल्कुल डिड के साथ वर्ब वन लगता है। यहाँ पे डिड के साथ वर्ब टू दे दिया जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डिड का वॉज वर्ड, एक्टिव से पेसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव से पेसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से बनाइए, तुरंत बनेगा सवाल। 57 नंबर, द कंपनी डैश एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाय 2020। यानी कंपनी ने 2020 तक बहुत सारे देशों में क्या किया, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर लिया था, ये सेंस है। तो भाई ये एक्शंस ऑलरेडी डन हो चुका है, ऑलरेडी एक्शंस डन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड एक्सपेंडेड। ठीक है, बहुत पहले डन हो गया था पास्ट टेंस में, 2020 में ही कह रहा है। नेक्स्ट सवाल, माय ब्रदर along with his friend dash going to the concert। देखिए यहाँ पे with क्या है आपका, along with preposition है, तो preposition के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, माय ब्रदर, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंग देते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर इज, और इज आर एम के साथ वर्ब फोर आगे लगता भी है।
ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, बाकी सारे आपके प्लूरल वर्ब है। केवल ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, इज क्या है आपका यहाँ पर, इज केवल सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब इज सिंगुलर। नेक्स्ट सवाल, मतलब माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड गोइंग टू द कंसर्ट, तो मेरे ब्रदर के साथ साथ उसके फ्रेंड्स लोग भी क्या कहाँ जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, ये सवाल था, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। चलो ये सवाल है। पॉलिटिक्स यहाँ एक सब्जेक्ट का नाम है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यहाँ एक सब्जेक्ट का नाम है, तो आप मुझे बताइए पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटिक्स राजनीतिक बोल लीजिए, है ना, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो पॉलिटिक्स बोल लीजिए, राजनीतिक की ही बात कर लीजिए, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नाउन भी आप इसे बोल सकते हैं। और सिंगुलर नाउन कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इज होता है, मैथमेटिक्स इज एन इजी पेपर, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी इकोनॉमिक्स में भले ही एस है, लेकिन आप ये देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहा है, केवल एक ही सब्जेक्ट की, इसीलिए एस लगा भी है, लेकिन सेंस किसका हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट का, इसलिए वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 60, देखिए क्या कह रहा है, सी वेंट टू वर्क, सी वाज फीलिंग अनवेल। आइए सवाल समझते हैं, ये सवाल लैंग्वेज बेस्ड होता है, वह काम पर गई थी और वह अनवेल फील कर रही थी, क्योंकि वह अनवेल फील कर रही थी, नहीं भाई ये नहीं होगा, वह काम पर गई थी, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब हालांकि, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, वह काम पे गई थी हालांकि वो अनवेल फील कर रही थी, ये ठीक ठाक है, वह काम पे गई थी इसलिए वो अनवेल फील कर रही थी, सो मतलब इसलिए, ये नहीं हो। अब आइए, तो ये आपके 60 क्वेश्चंस क्या थे, ग्रामर के थे। आपको पार्ट 2 वीडियो इसका दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर कीजिए प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 2019 से 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। यदि जो स्टूडेंट्स उसको देख लेते हैं, वहीं से सवाल आएंगे बुक के भी, और उसी कॉन्सेप्ट बेस से सवाल आते हैं आपके ग्रामर के भी, एक भी सवाल ग्रामर का उसके बाहर नहीं जाएगा। 7-8 सालों में कई टाइप के सवाल बन चुके हैं, उससे सवाल बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, उसकी वो जो प्ले लिस्ट है हमारा उसे शेयर कीजिए। आपको यूट्यूब पर जाना है, लिखना है रवि सर टीसी, रवि सर टीसी लिखिए, आपको आ जाएगा वहां पर मेरा चैनल, और वहां पे प्ले लिस्ट में जाके आप मेरे हर एक 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के प्ले लिस्ट वहां दिए गए हैं, आप एक एक ईयर वाइज सवाल दे रखे हैं, आप उसे पढ़िए, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और जाइए आप एग्जाम दीजिए, एकदम मेंशन फ्री होकर जाइए, आप एग्जाम दीजिए, आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं। चलिए, तो ये देखिए, और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप प्रीवियस ईयर जो सॉल्व कीजिए। तो आइए सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर्स इन हिज रिटर्न्स, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कविता में जो रिटर्न्स होते हैं कवि, तो वो किसकी बात करते हैं, द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट की बात करते हैं, ठीक है, यानी उगते हुए सूरज के बाद ना, वो जो है कल रात जब सूर्य डूबेगा उससे पहले वो वापस आ जाएंगे, मतलब यस्टर नाइट आज रात, है ना, सॉरी कल रात जो सूर्य जो अस्त हुआ था उसकी बात करते हैं, और सनराइजिंग की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, यानी यस्टर नाइट से, ये आपका ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है यस्टरडे नाइट इसका सेंस है, तो ये सवाल से देखने से समझ आ जाएगा आपको। अब भाई नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी के अनुसार जो सिविलाइजेशन का ट्रू टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, इसमें उन्होंने मॉरल्स की बात की है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात किया है, ठीक है, यानी मॉरल का मतलब नैतिक, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी एक प्रकार से कह सकते हैं धार्मिक या पवित्र प्रोग्रेस और नैतिकता की बात किया है महात्मा गांधी ने अपने चैप्टर में। नेक्स्ट सवाल आओ 63, ये क्या कहता है, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन टू डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्र की को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, भाई किससे तुलना करेंगे, तो वो अपने राष्ट्र को क्या बोल रहे हैं, वह एक होम है, एक घर है। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट सेंट्रल आइडियाज डज वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कभी किसकी बात करेंगे, तो ये बात करेंगे द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसका टाइप था, तो उसके हिसाब से वो यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन की बात करेंगे, है ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हु इज नानू काका, हु इज नानू काका इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ में नानू काका कौन है, द नरेटर्स अंकल, ठीक है, नरेटर्स के अंकल है, मामा है, मैटरनल अंकल है।
नेक्स्ट सवाल, द लाइन नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। भाई नर्सेस वर्ड की चर्चा, नर्स वर्ड की चर्चा, विस्परिंग नेबर्स की चर्चा, नाइटिंगेल वर्ड की चर्चा किस चैप्टर में है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला सवाल, वेयर वाज आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। वेयर वाज आई हैव अ ड्रीम, ये जो शब्द है ये एक स्पीच है, ये उन्होंने कहाँ दिया था? तो ये स्पीच किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये जगह पूछ रहा है स्पीच डिलीवर्ड, जो स्पीच दिया गया भाषण वो कहाँ दिया गया? तो लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिका के लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में उन्होंने भाषण दिया था। अगला सवाल 68, ये देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट मेंशन्ड बाय बर्ट्रैंड रसल इन द एशे। मतलब बर्ट्रैंड रसल की एक द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम भी दिया हुआ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन की चर्चा इस चैप्टर में नहीं है। तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल की भी चर्चा है, चलो भाई। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की भी चर्चा है, यानी घरेलू जानवर को पालतू बनाना, एग्रीकल्चर का आविष्कार, ये भी चर्चा है। द आर्ट ऑफ राइटिंग की भी चर्चा है। द आर्ट ऑफ वॉर की चर्चा नहीं है, ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर की चर्चा इस चैप्टर में नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69। ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजेस ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम ऑट टू ऑटम। यानी इन चारों में से कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें ऑट टू ऑटम में इसकी चर्चा नहीं है? तो राइपेंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की चर्चा है। द ब्रीड ऑफ फुल ग्रोन लैम्स की भी चर्चा है। स्वैलोज ट्विटर्ड, इनकी भी चर्चा है, ये बाबिल के पक्षी होते हैं। स्वैलोज ट्विटर्ड इन द स्काई। स्नो लैडन माउंटेन पीक्स, इनकी चर्चा नहीं है इस चैप्टर ऑट टू ऑटम में। नेक्स्ट सवाल आओ 70 नंबर, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। भाई द सोल्जर एक रूपर्ट ब्रूक की कविता है। ये कैसी कविता है? सोनेट। और सोनेट पोएम किसे कहते हैं? 14 लाइन्स के। 14 लाइन्स के पोएम को क्या पोएम, कौन सा पोएम कहते हैं? सोनेट पोएम। और 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेव, ठीक है, 8 लाइन के पोएम को क्या कहते हैं? ऑक्टेव पोएम। याद रख। वेयर डिड सेबी लिव, सेबी कहाँ रहता था? तो सेबी रहता था इन ए हार्बर टाउन वन कुड क्रॉस इन ए 20 मिनट। यानी सेबी एक व्यस्त शहर में रहता था जिसे क्रॉस करने में, आर पार करने में कितना, मतलब क्रॉस करने में 20 मिनट लगता था पूरा शहर। ये सवाल है। 72 नंबर सवाल देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू परलेसबर्ग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। बर्लेसबर्ग के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या था इंडिया के लिए? तो क्या था? मीटिंग कॉमन इंडियन पीपुल। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। भाई ओल्ड इंग्लिश में इन चारों में से कौन सी एक बोलियां नहीं थी? तो कैंटिस भी था ओल्ड में, ठीक है, अमेरिकन भी था ओल्ड में, वेस्ट सेक्शंस ये नहीं था, द वेस्ट मिडलैंड नहीं था, ये मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो फेमस वर्क है वो कौन है? द कैंटरबरी टेल्स। इसको किसने लिखा? तो ये मिडिल इंग्लिश में इसको लिखने वाले कौन थे? द कैंटरबरी टेल्स को जेफरी चॉसर, ठीक है, जेफरी चॉसर, जिन्होंने क्या लिखा? द कैंटरबरी टेल्स को लिखा। अगला सवाल आओ, विच इवेंट इन 1476 हेल्ड स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी 1476 ईस्वी में मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर। भाई ये 1476 में हुआ था क्या? ये पूछ रहा है ना। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैस्टन, है ना, इनका पूरा नाम था विलियम कैस्टन। यानी 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया किसके द्वारा? विलियम कैस्टन के द्वारा। द वर्ड बाजार वाज बोरोड बाय इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये बाजार शब्द जो है वो अंग्रेजी में किस भाषा से लाया गया है? तो बाजार शब्द अंग्रेजी में कहां से आया है? तो ये पर्शियन लैंग्वेज से बोरोड है ना। ये कहां से लाया गया है? तो पर्शियन भाषा का ही शब्द है बाजार। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर, ये कौन सा था भाई? सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 77 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी के बुद्धिमान और स्कॉलर्स कौन थे? तो यूनिवर्सिटी के बुद्धिमान किसे कहे जाते थे? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वो कौन थे भाई? वो थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल ट्रैक्ड बैक टू।
ये आया कब भाई, ये 18th सेंचुरी की बात करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 79, इन द पोएम स्नेक द वॉइस ऑफ पोएट एजुकेशंस ऑन स्पॉटिंग ए स्नेक टोल्ड हिम टू डैश, यानी स्नेक कविता में कवि की शिक्षा की आवाज ने उनसे क्या कहा, सांप को क्या कर दिया जाए, तो सांप को किल द स्नेक। कवि की खुद की आवाज अंदर की कह रहा है कि भाई सांप को मार दो, ऐसा कहा जा रहा है, किल द स्नेक। ड्रोथी एल्सेयर्स सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, दैट प्रेस ऑफ एन डैश, तो प्रेस ऑफ एन शेप पब्लिक ओपिनियन थ्रू सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, ये हो जाएगा, यानी पब्लिक के ओपिनियंस के हिसाब से उसका शेप तैयार किया जाता है रिपोर्टिंग का, है ना, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का, ये कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी डेथ के संबंध में क्या कर रहे हैं, कि डेथ के संबंध के कहते हैं कि इट इज इनएविटेबल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट 82, हाउ डज गांधी जी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। भाई वेस्टर्न आइडिया कैसा होगा, पश्चिम की जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये एक डेंजरस होते हैं और मेटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवादी और खतरों से भरे होते हैं भाई वेस्टर्न आइडिया, यानी पश्चिम की सभ्यता, यानी विदेश की सभ्यता की बात हो रही है। अगला सवाल नंबर 83, व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फसाइज एज एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्रीय प्रोग्रेस के एसेंशियल्स के लिए किस बात पर जोर डालते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो किस बात पर जोर डालते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, हार्ड वर्क एंड कॉपरेशन, कड़ी मेहनत और सहयोग की बात करते हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने चैप्टर में। Who among the following is known as people's poet, लोगों का कवि किसे कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन को। नेक्स्ट सवाल, What does the speaker in Firehaven see while passing the cremations घाट, भाई कवि जो है वो क्या देखते हैं घाट पर फायरहैम चैप्टर में, तो वो हाफ बर्न्ट बॉडीज को देखते हैं, आधे जले हुए बॉडीज को। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ, ये कितने स्टैंजास का पोएम है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो दिस इज ए 5 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, है ना, 5 स्टैंजा का ये पोएम है। अगला सवाल नंबर 87, ये देखिए क्या कह रहा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड इन डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को असैसिनेटेड कर दिया गया, हत्या कर दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, हत्या, असैसिनेटेड, हत्या कर दिया गया, ठीक है, हत्या कर दिया गया, दिस इज कर दिया गया, दिस इज वर्ब टू, इसलिए पास्ट टेंस। इनकी हत्या कहां पे हुई थी, जगह का नाम पूछा है, जगह का नाम था टेनेसी, जगह का क्या नाम था, टेनेसी। अगला सवाल आओ, द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायन एंड क्रोकोडाइल डाई आउट व्हाइल दोज whom the cow or sheep was a sacred animal prospered appear in। भाई ये लाइंस किस चैप्टर से है ये आपको बताना है, ये लाइन किस चैप्टर से ये आपको बताना, ठीक है, तो ये लाइन दे रखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से, ठीक है, मतलब गाय या शिप जो थे वो क्या थे, एक सैक्रेड एनिमल माने जाते थे, पवित्र जानवर माने जाते थे उन दिनों, ऐसा कह रहा है ना। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन द पोएम ऑट टू ऑटम में कितने स्टेंजा हैं, तो इसमें 3 स्टेंजा, कितने स्टेंजा हैं, 3 स्टेंजा। नेक्स्ट सवाल आओ 90 नंबर, द फ्रेज हर साइट एंड साउंड इन द पोएम द सोल्जर्स रिफर टू, भाई उसके दृश्य और ध्वनि की चर्चा किसमें है, तो भाई मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की चर्चा, यानी इंग्लैंड, मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के मेमोरीज की बात करते हैं द सोल्जर कविता में, कौन कवि, इंग्लैंड की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लास्टेड फ्रॉम, भाई ये ओल्ड इंग्लिश का टाइम क्या था, तो ये था 449 से 1066। हु रोट पियर्स द प्लूमैन, पियर्स द प्लूमैन को किसने लिखा, इसको लिखने वाले थे लैंगलैंड। अगला सवाल, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन डैश, एक इंग्लिश डिक्शनरी को इंग्लिश भाषा में जो डिक्शनरी आया वो किसके द्वारा लाया गया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। कब आया भाई, ये आया 1755 में। अगला सवाल, व्हाट रिएक्शन डिड सेबीज एथिक्स टीचर हैव व्हेन ही सॉ हिम पॉलिशिंग द गार्ड इन द क्लास, ये सवाल देखिए, क्या रिएक्शन था एथिक्स के टीचर का, सेबी के एथिक्स के टीचर का, जब उसने गॉड फल को क्लास में उसे पॉलिश करते हुए देखा,
तो भाई क्या रिएक्शन था? तो ही वॉज फ्यूरियस, वो फ्यूरियस थे, वो क्या थे? काफी क्रोधित हो गए। किस पर? सेबी पर। कौन? उसके टीचर। What had always been part of Pearl S. Buck background? What had always been part of Pearl S. Buck background? तो भाई इसमें इंडिया की चर्चा है। In morality plays the character where often dash. In morality plays the characters where often dash. आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर वर्च्यू पर्सोनिफाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ। 97 द रीस्टोरेंट एज इज स्पेशली नोन फॉर। भाई ये एज क्या कहलाया? तो ये एज कहलाया कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्या कहलाया रेस्टोरेशन से? तो रेस्टोरेशन से इसको क्या कहा गया? कॉमेडी ऑफ मैनर। नेक्स्ट, हु रोट, किसने लिखा नोवेल को? क्या था भाई नोवेल? रॉबिन्सन क्रूज। तो रॉबिन्सन क्रूज को किसने लिखा? डेनियल डिफो ने लिखा। रॉबिन्सन क्रूज को किसने लिखा? डेनियल डिफो। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न एक्सप्लोर, खोज करता है सांस्कृतिक विशेषताओं का। कल्चरल पेक्युलरिटीज का मतलब सांस्कृतिक विशेषता। तो ये सांस्कृतिक विशेषताओं का खोज करता है कहाँ? द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट के लोगों के सांस्कृतिक विशेषताओं का क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, बताता है उसके बारे में। नेक्स्ट, इन ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर में व्हाट इज द मेन काउज ऑफ क्वारल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। यानी ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर में लोमोव एक कैरेक्टर था और एक कैरेक्टर क्या था? नतालिया। इन दोनों में झगड़े, मतलब झगड़ा, उनके बीच जो झगड़ा हुआ, क्वारल हुआ, उसका मेन काउज क्या था? मेन कारण क्या था? तो मेन कारण क्या था भाई? मैरिज एक्सपेंसेस नहीं होगा, डोरी अमाउंट भी नहीं था, लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट था। लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट था, यानी कि जमीन को लेकर विवाद था। ठीक है, कि ये जमीन तुम्हारा है, ये जमीन मेरा है, ऐसा करके लोग क्या कर रहे थे? दोनों लोमोव और नतालिया दोनों आपस में क्या कर रहे थे? इसको लेकर डिस्प्यूट कर रहे थे, यानी विवाद कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, क्वारल था। तो चलिए इस तरह से आपके ये 100 क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, इसे आप एक बार जरूर देख के जाइए। इसी बेस पे आपका सवाल आता है, तो इससे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको पता चलेगा कि सवाल के पैटर्न क्या रहने वाले, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही, जितने भी सवाल थे मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। तो आप लोग इसे शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी पूरे बिहार के स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके फ्री में, और उनकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, वो एक्सीलेंट प्रिपरेशंस के साथ एग्जाम में जाएं। आपका बस एक सपोर्ट उसे बहुत ही अच्छा नंबर दिला सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जोर शेयर कीजिए, जहां तक आपका लिंक है उसे शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।